दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित में खबरें पेश करने के लिए आज मैं एक विशेष स्थान पर हूं। ये जगह है पावन अयोध्या। वही अयोध्या जहां 500 वर्षों की तपस्या के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बना और अब सभी को इंतजार है 2 दिन के बाद राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा के लहराने का। 25 नवंबर को अयोध्या में इस ऐतिहासिक पल के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षी होंगे। कैसा उत्साह और कैसी तैयारियां हैं अयोध्या में, आज एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन जनहित में खबरों का सिलसिला उस राजनीतिक युद्ध से शुरू कर लेते हैं जिसका एपिसेंटर कुछ दिन पहले तक बिहार था, लेकिन अब पश्चिम बंगाल बन चुका है। देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची की सफाई चल रही है, लेकिन बंगाल में इस पर सबसे ज्यादा बवाल मच रहा है। ममता दीदी की पार्टी इसे बीजेपी को जिताने की स्कीम बता रही है, तो बीजेपी इसके विरोध को घुसपैठिया बचाओ अभियान का नाम दे रही है। मतदाता सूची की सफाई अब बंगाल में लड़ाई बन चुकी है और आज यही है जनहित की हमारी कवर स्टोरी। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल पार्टियां मतदाता सूची के शुद्धिकरण को हर हाल में रोकने पर तुली हैं, तो बीजेपी इसे विपक्षी दलों की घुसपैठिया बचाओ कोशिश बता रही है। जबकि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की किचकिच से इतर अपनी रफ्तार में मतदाता सूची से कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई अयोग्य वोटर जुड़े नहीं के मकसद को अंजाम तक पहुँचाने में जुटा है। अपनी अपनी दलील को दमदार साबित करने की कवायद में राहुल गांधी ने सबसे नया आरोप बम फोड़ा है। उन्होंने एसआईआर की वजह से 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की मौत का दावा किया है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया को थोपा हुआ जुल्म और वोट चोरी करार दिया है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी तो मतदाता सूची की साफ सफाई के खिलाफ हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग की थोपी गई प्रक्रिया से खतरनाक दबाव है। ऐसे में बूथ लेवल ऑफिसर समेत 34 लोग जान गंवा चुके हैं। टीएमसी के मुताबिक ये सब सिर्फ राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। एक तरफ कॉमन जेन्युइन इंडियन वोटर्स, सिटीजन्स, दे आर कमिटिंग सुसाइड, दूसरे तरफ बीएलओ, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो जो काम करने के लिए 2 बरस लगता है, कम पड़ जाते हैं, वो 2 महीने में कैसे पॉसिबल है? टीएमसी के मुताबिक चुनाव आयोग बीजेपी के लिए ही ये पूरा अभियान चला रहा है, जबकि बीजेपी है कि बंगाल के सत्ताधारी दल के इस विरोध को घुसपैठियों को बचाने की चाल बता रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय के मुताबिक पश्चिम बंगाल में आखिरी बार 2002 में मतदाता सूची की सफाई हुई थी। तब से 2025 तक इस सूबे में मतदाताओं की संख्या में 66% बढ़ोतरी हो गई। 4.58 करोड़ से बढ़कर 7.63 करोड़। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी का दावा है कि पश्चिम बंगाल के सरहदी 9 जिलों के मतदाताओं में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। उत्तर दिनाजपुर में 105.49%, मालदा में 94.58%, मुर्शिदाबाद में 87.65%, दक्षिण 24 परगना में 83.30%, जलपाईगुड़ी में 82.3%, कूच बिहार में 76.52%, उत्तर 24 परगना में 72.18%, नादिया में 71.46% और दक्षिण दिनाजपुर में 70.94%। बीरभूम में भी बीते 23 साल में 73.44% वोटर बढ़ गए, लेकिन ये सरहदी जिला नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि घुसपैठिए पूरे पश्चिम बंगाल और देश के बाकी हिस्सों में भी फैल चुके हैं, जो ममता बनर्जी के कोर वोट बैंक हैं। यही वजह है कि वो घुसपैठियों को बचाने के लिए चुनाव आयोग की प्रक्रिया का विरोध कर रही है। तो विदेशियों के साथ इतना प्रेम लगाव क्यों हो रहा है इन राजनीतिक दलों का? वो क्यों चाहते हैं कि भारतीयों के संसाधनों पर, भारतीयों के जो अधिकार है उसे कोई विदेश से आकर ले?
तो इन राजनीतिक दलों का घुसपैठियों के साथ इतना लगाव क्यों? ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त को पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर फौरन रोक लगाने के लिए चिट्ठी तक लिख चुकी हैं। इसके विरोध में पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष भी सीईसी ज्ञानेश कुमार को खत लिख चुके हैं। ममता बनर्जी बहुत आल फाल बकता है। फॉल्स वोटर जो आज चाहेगा तृणमूल तो उसका बेनिफिट लेता था। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है अवैध घुसपैठ एक कड़वी हकीकत है जो लंबे समय से चली आ रही है। अब सरकार ने घुसपैठ मुक्त भारत का जो संकल्प रखा है उसका एक जरिया मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी है। विपक्षी गठबंधन ने इस पर चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन वोटर लिस्ट के स्वच्छता अभियान से कैसे घुसपैठियों में भगदड़ मची हुई है इसके सबूत लगातार बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर से सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों में भागम भाग मची है। सबूत ये तस्वीरें हैं जो उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूप नगर बॉर्डर से आई हैं। पड़ोसी देश से पश्चिम बंगाल में अवैध तरीके से दाखिल ये लोग अब जल्दी से जल्दी वापस जाने की फिराक में हैं, क्योंकि यहाँ चुनाव आयोग का मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान चल रहा है। इस दौरान पकड़े जाने पर लेने के देने न पड़ जाएं। ऐसे में अब ये जैसे चोरी छिपे आए वैसे ही लौटने की जुगत में है, लेकिन सरहद पर बीएसएफ की पैनी नजर है। मुसीबत बढ़ न जाए ऐसे में मन मसोस कर ये घुसपैठिए बांग्लादेश वापस जाने के लिए भारत के आधिकारिक चेक पोस्ट स्वरूप नगर बॉर्डर का रुख कर रहे हैं। बीएसएफ की तरफ से जो जानकारी मिल रहा है, स्वरूपनगर बॉर्डर से पिछले 7-8 दिनों में 1720 घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा गया है और हर एक घुसपैठियों के बारे में जितना जानकारी मिल रहा है वो सारे जानकारी ये फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन जो पोर्टल है उसमें दाखिल किया जा रहा है। इसके साथ भी बीएसएफ का ये मानना है कि हर सुबह हजारों की संख्या में बहुत सारे लोग आ रहे हैं बॉर्डर पे बांग्लादेश जाने के लिए। उस सबके लिए सबका विषय में छानबीन हो रहा है, सबके विषय में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसके बाद ही उन लोगों को भेजा जा रहा है बांग्लादेश। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जैसे ही वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई वैसे ही बांग्लादेश लौटने वाले घुसपैठियों की बाढ़ सी आ गई। घुसपैठ तो जैसे तैसे कर ली, लेकिन अब लौटते वक्त भारत में अपना असली पता ठिकाना बताना पड़ रहा है। लेकिन बड़ी बात तो ये कि जिन घुसपैठियों ने अवैध तरीके से अपने वोटर कार्ड भी बनवा लिए हैं, उनकी शिनाख्त और वापसी कैसे होगी? इन सवालों के बीच इस पूरी कवायद पर टीएमसी सवाल भी उठा रही है कि अगर कोई बांग्लादेश में लौट जा रहा है तो वो घुसा कैसे? अगर लौटने का वक्त बीएसएफ देख रहा है तो घुसने का वक्त क्यों नहीं देखा?
राजनीति से इतर केंद्र सरकार का दावा है कि वो एक एक घुसपैठिए को देश निकाला देकर ही दम लेगी। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे। मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है इसका खिलाफत कर रहे हैं। हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। यकीनन भारत में घुस आए अवैध लोगों को बाहर निकालना देश हित में बेहद जरूरी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि ऐसा वाकई हो पाएगा और ऐसा होगा तो कब तक। वैसे बंगाल में वोट शुद्धिकरण पर घमासान समझ भी आता है, क्योंकि 5 महीने के बाद वहां पर चुनाव है। लेकिन यूपी में 1.5 साल के बाद चुनाव होने हैं, फिर भी अभी से घुसपैठियों पर गदर मचने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ही घुसपैठियों की धरपकड़ का नया मिशन लॉन्च किया, लेकिन विपक्ष ने इसे 27 की चुनावी चाल जोड़ दिया। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगा दिया है कि घुसपैठियों के बहाने बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर 27 में वोटों का खेला करने वाले हैं। बिहार में वोट चोरी का मुद्दा नहीं चला। अगर चला होता तो चुनाव में महागठबंधन की दुर्गति नहीं होती। राहुल गांधी ने चुनाव के बीच 3 बार खुलासे किए, लेकिन नतीजे बताते हैं कि वोट चोरी पर वोट नहीं मिले। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने तय किया है कि वोट चोरी की चुनावी ध्वजा अब वो यूपी में उठाएंगे। अभी से माहौल बनाएंगे कि घुसपैठियों का बहाना बनाकर बीजेपी अभी से 2027 के यूपी चुनाव की धांधली में लग गई है और बिहार की तरह यहां भी चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर अपनी चुनावी बंदूक चलानी उसने शुरू कर दी है। पहले वो आदेश देखें जो सीएम योगी ने घुसपैठियों को लेकर यूपी के हर डीएम को दिया है, जिसे विपक्ष ने 2027 के चुनाव से कनेक्ट कर दिया है। 3 पॉइंट का आदेश था। घुसपैठियों की फौरन पहचान करें, डिटेंशन सेंटर बनाकर वहां पर रखें, कार्रवाई करके जल्द देश से निकालें। अभी बिहार चुनाव में जब घुसपैठ का मुद्दा गर्म था तो उसमें सीएम योगी के 2 भाषण जबरदस्त ढंग से गूंजे थे। जैसे इस सरकार बनेगी, एक तरफ इन घुसपैठियों को लात मार करके बाहर करने का काम करेंगे। याद करना, ये लोग आएंगे पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। संयोग देखिए, मुख्यमंत्री योगी ने घुसपैठियों पर आदेश उस वक्त निकाला जब चुनाव आयोग यूपी में एसआईआर यानी उसी की भाषा में कहें तो वोट शुद्धिकरण शुरू कर चुका है। यानी एक तरफ यूपी में असली और फर्जी वोटर की पहचान करने की चुनाव आयोग की एक्सरसाइज और ठीक उसी वक्त योगी सरकार का घुसपैठियों की धरपकड़ करके उन्हें देश से बाहर उनके देश में धकेलने का आदेश। समाजवादी पार्टी को ये टाइमिंग सामान्य नहीं दिख रही है। कल अखिलेश ने अपने दिव्य राजनीतिक सूत्रों के हवाले से एसआईआर को लेकर आरोप लगाए। ऐसा बताया कि वो कितनी अंदर तक की खबर रखते हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया, बीजेपी सारे मुद्दों पर फेल हुई तो साजिश के तहत एसआईआर ले आई। ये यूपी में हर सीट पर 50-50 हजार वोट काटने की साजिश है। टारगेट पर वो सीटें हैं जहां 2024 में समाजवादी पार्टी जीती थी। 2024 की हार के बाद बीजेपी और इसी का फोकस यूपी बंगाल पर है। उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिलकर के है। अखिलेश ने एसआईआर को चुनावी साजिश बताया तो आज समाजवादी पार्टी ने घुसपैठियों पर एक्शन की योगी की टाइमिंग को भी इसी से जोड़ दिया। वहीं कांग्रेस बिहार में वोट चोरी का हश्र देखकर अखिलेश के पीछे पीछे आ गई। मुख्यमंत्री जी इस बयान को देकर ये स्वीकार कर रहे हैं कि देश की सरकार घुसपैठियों को रोक नहीं पाई है और ये सिर्फ लोगों को डराकर एसआईआर के नाम पे मनमर्जी की जाती है। एसआईआर के माध्यम से जो कुछ इन्होंने बिहार में किया है तो बिहार वाली प्रक्रिया अगर है तो फिर तो लोकतंत्र के कोई मायने नहीं बचेंगे ना। फिर हम काहे को ढोल पीट रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मनमाने तरीके से जैसे कि बिहार में हुआ तो अंदेशा है कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की
गड़बड़ियां हो सकती हैं। जिस तरीके से बीएलओस के ऊपर दबाव है, जिस तरीके से साफ सुथरी पारदर्शी प्रक्रिया से एसआईआर नहीं हो पा रही है, इसके खिलाफ तो बात होनी ही चाहिए। हालांकि विपक्ष में एक भटकाव भी है। अखिलेश एक तरफ वोट चोरी की साजिश बता रहे हैं, वहीं एसआईआर को हड़बड़ी बताकर चुनाव आयोग से समय बढ़ाने को भी कह रहे हैं। फॉर्म न मिलने की, बीएलओ के ट्रेंड न होने की बात कह रहे हैं। चुनाव आयोग जिन 12 राज्यों में वोटर लिस्ट सुधार रहा है, उसके तहत यूपी में वोटर गणना 4 नवंबर से शुरू हुई थी और 4 दिसंबर तक चलनी है। सिर्फ 11 दिन और हैं। यूपी में आखिरी बार एसआईआर 2003 में हुआ था। 2004 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 11 करोड़ 6 लाख वोटर थे, जबकि 2025 में कुल मतदाता 15 करोड़ 44 लाख हैं। इस हिसाब से एसआईआर में 4 करोड़ 38 लाख वोटरों को दस्तावेज देने होंगे। विपक्ष के आरोपों पर जाएं तो घुसपैठियों को पकड़ने के नाम पर इन्हीं 4 करोड़ लोगों में से कई नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे और इसमें भी उन सीटों के वोटर निशाने पर होंगे जहां 2024 में इंडिया ब्लॉक को बढ़त मिली थी। अखिलेश और कांग्रेस के हमलों पर बीजेपी ने कहा कि घुसपैठियों के हमदर्द खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि खुद चेहरे से नकाब उतार रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव के बाद घबरा गए। वो 27 की राह देख रहे थे, लेकिन अभी 47 तक उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। विदेशियों के साथ इतना प्रेम लगाव क्यों हो रहा है इन राजनीतिक दलों का? वो क्यों चाहते हैं कि भारतीयों के संसाधनों पर, भारतीयों के जो अधिकार है उसे कोई विदेश से आकर ले? साफ दिख रहा है कि घुसपैठियों पर सियासत में अभी बहुत स्कोप है। 2025 में बिहार, 2026 में बंगाल और असम से होते हुए इसका पड़ाव 2027 में उत्तर प्रदेश है। हालांकि बिहार को लेकर अब तक पता नहीं चला है कि वोट शुद्धिकरण का जो हवन हुआ था, उस हवन की अग्नि में कितने घुसपैठिए वोटर और उनके वोट भस्म हुए थे। 2026 में चुनाव पश्चिम बंगाल के साथ असम में भी होने हैं और असम के लिए घुसपैठ दूसरे राज्यों से कहीं ज्यादा सियासी घमासान वाला मुद्दा रहा है। एक बार फिर यह घमासान वहां पर छिड़ गया है और इसकी वजह है मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का एक बड़ा बयान, और इस बयान में भी एक खास शब्द जिन्होंने घुसपैठियों के लिए इस्तेमाल किया। मियां लोग एक साथ एक मुश्त वोट करते हैं, इसलिए वो सियासी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे वोट बिखरे हुए हैं, इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि एक साथ वोट किया करें। मियां लोग आमतौर पर कोई मुसलमान मियां बोलने का बुरा नहीं मानता, लेकिन असम के सीएम हेमंता ने ये शब्द यूं ही नहीं चुना। मियां बोलकर अलर्ट किया कि असम चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों को हावी नहीं होने देना है। मियां लोग एक साथ एक मुश्त वोट करते हैं, इसलिए वो सियासी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे वोट बिखरे हुए हैं, इसलिए मैं हमारे लोगों से कहता हूं, एक साथ वोट किया करें। असम में घुसपैठिए हमेशा चुनावी मुद्दा रहे हैं और उन पर हेमंता के झन्नाटेदार बयानों से कोई अनजान भी नहीं है। अब जानिए मुस्लिमों को मियां बोलने का मैसेज क्या था। मियां शब्द असम में अब घुसपैठियों के पहचान का प्रतीक है। मियां असम में बांग्ला बोलने वाले मुस्लिमों को कहा जाता है। असम के लोग इन्हें बंगाली नहीं, बांग्लादेशी के तौर पर देखते हैं। हाल के वर्षों में असमिया लोगों ने मियां शब्द को घुसपैठियों के खिलाफ बोलचाल का हिस्सा बना लिया है, लेकिन हेमंता के मुंह से मियां सुनकर विरोधी भड़क गए हैं। आसाम के मुख्यमंत्री की तो यह आदत हो गई है, बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। उनकी तो आदत है, वो इसी तरीके के अल्फाज बोलते हैं। मुझे तो ताज्जुब है वो कांग्रेस में रहे कैसे। उन्होंने बचपन से आरएसएस क्यों नहीं ज्वाइन की थी। आप घुसपैठिए किस बेसिस पर बनाएंगे? जब भी सरकार घुसपैठियों की बात करती है तो कुछ उसमें नॉर्म बनते हैं। क्या होना चाहिए घुसपैठिए को आप पहचानेंगे कैसे? क्योंकि अभी तो एक ही चीज देखी गई है, एक भाषा, जिस तरीके से हरियाणा में हुआ कि कोई भी बंगाली बोले। लेकिन इसके बाद हेमंता ने मियां से कांग्रेस का रिश्ता जोड़कर एक और बयान दे दिया। कहना चाहा कि कांग्रेस तो परेशान होगी क्योंकि ये मियां ही उनका वोट बैंक है। असम में कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा 126 में से 22 सीटों पर अच्छी स्थिति में है, क्योंकि इन सीटों पर एक विशेष समुदाय की संख्या ज्यादा है। इन सीटों पर कांग्रेस में टिकटों की नीलामी जैसी स्थिति शुरू हो गई है। हेमंता के बयान पर बीजेपी ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, वही बताया है जो हालात घुसपैठियों ने असम के बना दिए हैं और जिससे आम असमिया जूझ रहे हैं। और जनहित में अब बात आतंकवाद में मजहबी विक्टिम कार्ड खेलने वाले मौलाना मदनी की।
कल अरशद मदनी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार वाइस चांसलर को बेचारा बताने की कोशिश की। देश में मुसलमानों को दबा कुचला करार दिया। आज सियासी प्रतिक्रियाएं तो आई ही, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसे मदनी की कोरी बकवास करार दिया। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है। ममदानी, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी के ये बयान अब राजनीति के अखाड़े में घमासान की वजह बन चुके हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक एक आतंकी हमले के बाद जांच के दौरान घेरे में है, लेकिन मदनी साहब इसे भेदभाव के चश्मे से देखकर नई हवा दे रहे हैं, जिसके बाद नेताओं में धारदार जुबानी जंग छिड़ गई है। मैं तो उसमें यही उम्मीद करूंगा कि चाहे अल फलाह के डॉक्टरों की बात तो और हो, एनआईए निष्पक्ष जांच करे। अगर लगता है कि कुछ है तो फिर उसको आगे फॉलो करें। मदनी साहब शुरू से विद्रोह के मूड में रहते हैं, भड़काऊ बयान देते रहे। लगता है ये लोग जिन्ना के समर्थक हों। ममदानी के जीतने के बाद बीजेपी के नेता ने कहा कि हम बंबई के अंदर किसी खान किसी मुसलमान को मेयर नहीं बनने देंगे। मौलाना ने कहा कोई गलत बात कह दी। मौलाना तो उस बीजेपी के नेता की बात की तस्दीक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया। सैकड़ों वाइस चांसलर्स कुलगुरु मुस्लिम समाज से, पर इस तरह के भड़काऊ बयान देकर ये मुस्लिम समाज को भड़काना चाहता है ये व्यक्ति। दरअसल मौलाना मदनी ने एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक समेत मुस्लिम कौम के खिलाफ भेदभाव करने का आरोप लगाया। हालांकि वहीं दिल्ली ब्लास्ट केस में लगातार खुलासे हो रहे हैं। नया खुलासा यह है कि जिन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें पाकिस्तानी हैंडलर से ड्रोन के कलपुर्जे भी मिलने वाले थे और इनका मंसूबा बड़े ड्रोन तैयार करके उन पर बड़े विस्फोटक बांधकर बड़े हमले करने का था। ये आतंकी देश में हमलों के उस पैटर्न पर काम कर रहे थे जिस पैटर्न पर हमास इजराइल में हमला करता रहा है। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर भारत में अब तक की सबसे बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पहली बार कई सारे ड्रोन्स, रॉकेट बनाकर आतंकी हमले करने की तैयारी चल रही थी। खुलासे के मुताबिक इस तरह से हमास के आतंकी भी इजराइल के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते आए हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर और आईएसआई का कनेक्शन भी इसमें दिखाई देने लगा है। ये ड्रोन वो ड्रोन थे जिनकी क्षमता 10 किलो से ज्यादा वजन उठाने वाले हों और इन ड्रोन को असेंबल करने की तैयारी और असेंबल करने की जिम्मेदारी व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के उन तमाम डॉक्टरों की थी जो फिलहाल इस पूरी साजिश में शामिल थे। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी हैंडलर को लंबी दूरी की ड्रोन की खेप चोरी छिपे भारत पहुंचानी थी। इन ड्रोन्स की क्षमता करीब 10 किलोग्राम वजन उठाने की होती है। पाकिस्तान हैंडलर इसे अलग अलग पार्ट्स में भारत भेजने की फिराक में थे। इस काम के लिए दूसरे देशों की मदद ली जानी थी। ड्रोन्स के ऑर्डर को ठीक उसी तरह मंगवाया जा रहा था जिस तरह से पाकिस्तान के रास्ते बाकी हथियार और ड्रग्स भेजने की कोशिश होती है। भारत लाने के बाद ड्रोन्स के अलग अलग कलपुर्जों को असेंबल करने के लिए गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाना था ताकि देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया जा सके। जांच एजेंसियों ने ऐसे ही एक ड्रोन एक्सपर्ट को श्रीनगर से उठाया है जो ड्रोन को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। जासिर दिल्ली ब्लास्ट में सुसाइड बॉम्बर उमर का साथी भी है जिसने हमले के लिए टेक्निकल सपोर्ट दिया। अगर पाकिस्तान में टेररिज्म भी खत्म हो जाए, स्लीपर सेल्स काफी हैं उनको करने के लिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसी जगह हिंदुस्तान में नहीं है जहां ये नहीं है। इनको बांग्लादेश से सपोर्ट आ रहा है, इनको इस्लामिक कंट्री से रेडिकल एलिमेंट्स कि उनसे सपोर्ट आ रहा है, पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा है, चाइना इनको पूरा फाइनेंस कर रहा है। ये तो चाहते हैं कि भारत में उथल पुथल हो। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आतंकियों के 3 हैंडलर हैं जिनमें उकाशा, हाशिम और फैसल इकबाल भट्ट शामिल हैं। हमास के आतंकी जिस तरह अस्पताल जैसी जगह को ढाल बनाकर आतंकी साजिश रचते आए हैं, इस बार भारत में भी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का इस्तेमाल कर आंख में धूल झोंकने की कोशिश चल रही थी। आपको बता दें कि हमास के आतंकी अस्पतालों में छिपकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं।
मरीजों और डॉक्टरों के बीच रहकर ये अपनी पहचान छिपाते आए हैं। अस्पताल परिसर में ही हथियार, गोला बारूद छिपाने का खुलासा भी इजरायल के हमले में देखने में आया है। जैश के आतंकी हमास से इतने प्रेरित हो चुके हैं कि अब वो आतंकी हमले के लिए नए तरह के मॉड्यूल पर काम करते हैं, लेकिन देश की चौकन्ना सुरक्षा व्यवस्था इनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए काफी है। और अब आज का जनहित मंत्र, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर आप किसी को वचन देते हैं तो उसको अंतिम सांस तक पूरा करने की कोशिश जरूर करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।